हेलो एवरीवन, आई एम रवि कुमार। तो टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम लोग क्लास 12th के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का, ठीक है। और इसे बहुत अच्छी तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्लास 12 PYQ 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करें आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही वाक्य चुनना है। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट स्मोक, यानी आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना तो सही है। यू नॉट स्मोक, अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यू स्मोक नॉट, ये भी स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आपका देखिए नॉट का जो पोजीशन होता है वो 3 नंबर में होना चाहिए था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि इसमें आप देखिए पहले वर्ब दे दिया बाद में नॉट। यहाँ पे भी देखिए यू सब्जेक्ट है और नॉट उसके तुरंत बाद दे दिया, जबकि एक्चुअल में नॉट कहाँ होना चाहिए था आपका 3 नंबर पे। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, यू शुड नॉट स्मोक, यानी आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। माई अंकल डैश ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। अब मैं जैसा कि ऑप्शंस देख पा रहा हूं, ऑप्शंस देखिए आप। वाज के बाद बीइंग आता है, जी बिल्कुल आता है, ठीक है। विल के बाद बी भी आना चाहिए। तो आप इस सवाल को लैंग्वेज से बना सकते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है, यदि आप ध्यान दीजिए लैंग्वेज से, तो माई अंकल वाज बीइंग ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, यानी आप इस सवाल को ध्यान से देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब में आपका देखिए हैज बीन का कॉन्सेप्ट यहाँ बेस्ट फिट होगा। कैसे फिट होगा ये समझते हैं। माई अंकल हैज बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी, यानी मेरे अंकल जो हैं वो मेरे लिए प्रेरणा के एक स्रोत रहे हैं। ये लैंग्वेज से बना सवाल। हैज बीन का सेंस जो है, यानी एक लॉन्गर टाइम से जो है उनके अंकल क्या रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशंस का क्या, इंस्पायरेशंस का क्या रहे, एक सोर्स रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज में फिट ही नहीं होगा, ठीक है। आप इन ऑप्शंस को रख के देखिए, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। द केस वॉज पुट डैश द जज, यानी केस जो है उसे रखा जाता है कहाँ, जज, यानी केस को पुट रखा जाता है जज। अब जज एट का मतलब क्या होता है, में या पढ़, और देखिए यहाँ फ्रॉम का मतलब से होता है, बिफोर मतलब के पहले और के सामने दोनों होता है। बिफोर का मतलब के सामने और के पहले दोनों होता है। ऑफ मतलब क्या होता है, का की के। तो याद रखिए ये सवाल जो है वो प्रेपोजिशंस का है, और प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को हम लोग किससे बना सकते हैं, लैंग्वेज से बनाइए। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को लैंग्वेज से बनाइए, वो भी बाय ऑप्शंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, यानी केस को रखा गया जज। अब यहां देखिए ऑप्शंस, आप ऑप्शंस ए रख कर देखिए, जज को रखा गया, सॉरी केस को रखा गया जज में, जज से, जज के सामने। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाई कोई केस है वो जज के सामने रखने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज दिस इज द सुटेबल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो भाई अगला सवाल, सवाल देखिए क्या कह रहा है। माई ब्रदर एंड डैश आई वेंट टू द पार्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए। माई ब्रदर एंड, अब यहां देखिए बात करेंगे यदि यहां शुरुआत में तो सब्जेक्ट है यहां माई ब्रदर, और एंड जब आ रहा है तो यहां भी एंड के बाद सब्जेक्ट ही आना चाहिए, तभी तो होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपको एक सब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। देखिए आई आपका एक सब्जेक्ट फॉर्म है, अस आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, वी भी आपका सब्जेक्ट फॉर्म है, और हिम एक आपका क्या है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म अस। तो आपका बी और डी कैंसिल कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे,
तो यहां देख लेते हैं माय ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क, यानी मेरा भाई और मैं पार्क गए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, बिकॉज शुरुआत में एंड है, यानी एंड से यहां दो सब्जेक्ट कनेक्ट किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सर ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन सी भी तो सब्जेक्ट फॉर्म है। तो देख लेते हैं ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता है। माय ब्रदर एंड वी, यानी मेरा भाई और हम लोग पार्क गए। जब मेरा भाई आप बोल ही रहे तो फिर हम लोग बोलने की क्या आवश्यकता है ना, क्योंकि वी का मतलब हम लोग, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा भाई और मैं पार्क गए थे। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बेस्ट अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूंगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये देखो, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, यानी कोई ड्रेस है जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया। यदि आप सवाल देखते हैं तो सवाल में क्या लग रहा है? क्या यू के साथ हैज लगता है? नहीं लगता है। कुड के साथ यू लग सकता है, ये तो सही है, लेकिन कुड का यूज कहां किया जाता है ये जानते हैं। तो कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी में, पास्ट एबिलिटी में, यानी कोई एबिलिटी आपकी पास्ट में रही होगी वहां आप क्या यूज कर सकते थे? कुड। तो यहाँ पास्ट एबिलिटी को कोई बात नहीं है, ड्रेस की बात हो रही है कि कोई ड्रेस जो है वो बनाया गया आपके लिए। इसका मतलब क्या यहाँ शुड हो सकता है? तो शुड का यूज कहाँ लगता है? तो शुड का यूज किया जाता है आपका देखिए एडवाइस में। तो क्या यहाँ पर ड्रेस में एडवाइस की बात होगी? नहीं। ये ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहा है। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, यानी यहाँ पे डिड भी है और डिड के साथ जो है वो पोजेशंस वाला केस क्या दे रखा है आपका? हैव, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये सवाल देखो, ही सेड दैट ही माइट बाय ए पेन। अब इस क्वेश्चंस में क्या नोटिस करने लायक बात है? He said that he might buy a pen. Choose the direct narration, यानी डायरेक्ट स्पीच में सवाल को बदलना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपका ये हो गया। दैट यहाँ पर किसका काम कर रहा है? तो दैट यहाँ पे कनेक्टर्स का काम कर रहा है, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। इसका मतलब ये आपका सेकंड सेंटेंस है और ही सेड क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस। तो भाई जब आधा सवाल, ये देखिए आपका सेड जो आप देख पा रहे हैं ये वर्ब टू है, पास्ट टेंस। तो जब आधा सवाल पास्ट टेंस तो सेकंड हाफ भी किस में होगा? पास्ट टेंस। और है भी यहाँ वर्ब टू है, तो देखिए मे का पास्ट टेंस क्या दिया? माइट। इसका मतलब सवाल में आपको क्या खोजना? ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो रूल क्या कहता है? एक तरफ मैंने लिख लिया डायरेक्ट स्पीच, दूसरे तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जो आपका मे होता है उसका पास्ट टेंस क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल्स वर्ब में आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो मॉडल वर्ब आते हैं वो पास्ट में चेंज होते हैं। नरेशंस में इनडायरेक्ट स्पीच से, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ देखिए कैन में आपका शैल भी चेंज होगा ना, शैल चेंज हो जाएगा शुड में, और विल चेंज हो जाएगा आपका वुड में। अब देखते हैं आंसर्स क्या आ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं आंसर। तो मे किस में है? तो मे देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब क्या? तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब माइट है, और माइट किस में चेंज होगा? तो माइट चेंज होगा आपका मे में। तो माइट जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में? चूंकि क्वेश्चन किस में है? इनडायरेक्ट स्पीच में, और क्वेश्चंस का आंसर किस में आपको बनाना है? डायरेक्ट स्पीच में, यानी माइट जो है वो किस में चेंज होगा? मे में। तो देखिए ऑप्शन ए में मे लिखा हुआ है, ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने सवाल को सॉल्व किया, बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं है। नरेशंस बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। जब फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में हो तो सेकंड हाफ भी पास्ट, जब आपका फर्स्ट हाफ सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो सेकंड हाफ भी आपका किस में हो सकता है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। ठीक है, इतना बात याद रखिए, अदरवाइज आप इसे इजीली मेथड से बना सकते हैं, और सबसे इजी मैं समझता हूं लैंग्वेज नरेशंस के लिए। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आओ, ये देखो, दे आर प्रिटी दे आर इंटेलिजेंट। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है दे आर प्रिटी, ये फर्स्ट सेंटेंस, एंड दे आर इंटेलिजेंट, ये रहा आपका सेकंड सेंटेंस। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है मिलाना।
मिलाना, दो अलग अलग वाक्य हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों को यहाँ कह रहा है कंबाइन कीजिए, मिलाइए। तो आप मुझे बताइए कैसे मिलाया जाएगा। दे आर प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, ये वह सुंदर है और तेज है, ऐसा बोल सकते हैं। बोथ प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, देखिए यहाँ बोथ का कोई सेंस नहीं है, बोथ का मतलब दोनों होता है, और यहाँ पे दोनों की चर्चा नहीं है, दे मतलब दो से अधिक लोग होते हैं, तो ऑप्शंस भी इनकरेक्ट ऑप्शंस होगा। आर से यहाँ सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि सवाल क्या है आपका एफर्मेटिव में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए था, एफर्मेटिव में, लेकिन यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो डी भी गलत। इंटेलिजेंट से नहीं शुरू होगा भाई, इंटेलिजेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा ना यहाँ, फिर सब्जेक्ट दे रखा है दे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दे आर प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, वे लोग सुंदर हैं और क्या है, इंटेलिजेंट मतलब तेज है। नेक्स्ट सवाल आओ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई क्या है, ये देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, समझ रहा है, ये देखिए, डू यू स्टील डैश टू क्लब। अब ऑप्शंस क्या कह रहा है सवाल का, ये देखिए, डू यू स्टील डैश टू क्लब, यानी आपको बिलोंग दे रखा है, तो आप मुझे बताइए बिलोंग टू होता है या नहीं होता है, तो यहां पे टू था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बिलोंग टू। डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब, यानी बिलोंग के साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन हमेशा क्या लगाते हैं, टू। ये क्यों नहीं होगा, वर्ब 5 के साथ यहाँ यू है ना, तो यू अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, वर्ब 1, और वर्ब 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चंस को हम लोग लैंग्वेज बेस से भी बोलते हैं ना कई बार, जैसे आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, ऐसा आप बोलते भी हैं। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। देखिए इसमें सही वाक्य क्या है, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम एट, देखिए सब में एट टाइम दे रखा है, केवल ऑप्शन ए में ऑन टाइम है, तो ऑन टाइम का मतलब क्या होता है समझते हैं, ऑन टाइम का मतलब है ठीक एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना, जैसे कहीं पर आपको 9 बजे बुलाया गया तो 9 बजे पहुंच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑन टाइम, यानी आप ऑन टाइम पर आए, ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पर आए, और इन टाइम का मतलब होता है समय से थोड़ा देर पहले। तो यहां पर के सवाल क्या कह रहा है, वी हैव टू रीच, हम लोग को पहुंचना है ऑन टाइम, समय पर, फॉर द प्ले, यानी प्ले के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट टाइम का कोई सेंस नहीं होता यहाँ पे, ऑन टाइम का सेंस क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम, ठीक समय पर पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 10, हु डैश द ऑन द फोन, यानी फोन पर कौन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हु इज ऑन द फोन, ये तो काफी आसान सवाल था। अब क्या कहते हो, सवाल नंबर कौन सा आ गया, 11, What type of sentence? What type of sentence is this? किस तरह का ये वाक्य है, How sweet smells, कितना स्वीट स्मेल कर रहा है। देखिए ये जो आप लास्ट में ये जो साइन देख रहे हैं, इस साइन को हम लोग कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, इस साइन का क्या नाम है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन इस साइन को कहते हैं, और जहां पे ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन है तो सेंटेंस में सेंटेंस किस टाइप का होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन है इसलिए कैसा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट वाक्य आते हैं, ये देखो सवाल नंबर 12, सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, आते हैं देखते हैं यहां कह क्या रहा है, मीनवाइल, समटाइम्स, मिडवे, अदरवाइज, यानी उसने मुझे इंटरप्टेड किया, इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में रोकना, टोकना, है ना, उसने आपको बीच में इंटरप्ट किया, दखल दिया। डैश थ्रू माई स्पीच, तो भाई मिडवे, मिडवे माई स्पीच, यानी मिडवे का मतलब क्या होता है कि उसने आपको इंटरप्ट किया है भाषण के मिडवे, मिडवे का मतलब बीच में, है ना, बीच में उसने आपको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, है ना। तो सर समटाइम्स क्यों नहीं होगा, समटाइम्स कभी कभी का मीनिंग लेता है, मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच में या इस दौरान, तो ये भी इनकरेक्ट है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा या नहीं तो क्या अदरवाइज यहां सूट कर रहा है लैंग्वेज,
तो लैंग्वेज से सवाल में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा है अदरवाइज का। तो ऑप्शन नंबर सी मिडवे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, ये देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। इज सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अब देखिए यहां इजारम के साथ भड़फोड़ लगता है, ये तो गया भाई। यहां देखिए सी अपने साथ डज लेता है और यहां पे डू दिया हुआ है, ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। डिड के साथ भड़वन, डिड के साथ भड़वन, ये ठीक ठाक है। स्ट्रक्चर्स को समझिए जरा, रूल्स क्या कहता है ये समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज अपने साथ क्या लेता है, भड़वन। तो यहां देखिए, और आपका एक और है, डिड भी अपने साथ क्या लेता है, तो डिड भी अपने साथ भड़वन लेता है। तो यहां देखिए डिड है और डिड के साथ भड़वन भी है, यानी डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, क्या उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये ठीक है एकदम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और कॉन्सेप्ट भी सही है, स्ट्रक्चर्स वगैरह भी फॉलो कर रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, भाई यहां पे सवाल कह रहा है सी, यानी शुरू में सब्जेक्ट दे दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये तो क्वेश्चन एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, कि सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, यानी उसने कंपटीशन में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब सवाल एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन मार्क कहां से आएगा, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, कैंसल कर दीजिए ऑप्शन सी डी को भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आओ, तो बात करेंगे अब सवाल नंबर, अगला सवाल आओ भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये देखो सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है सवाल, देखिए। चूज द करेक्ट एंटोनिज्म। एंटोनिज्म का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। तो उल्टा शब्द में कह रहा है बदलो, वर्ड क्या है, प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है ये पहले जानिए। प्रोहिबिट का मतलब निषेध या मना, निषेध, रोक या मना, ठीक है, मना का सेंस होता है। तो मुझे बताइए इसका उल्टा क्या होगा, एलो। एलो मतलब किसी चीज को अनुमति मिल जाना, यानी रोकना का उल्टा एलो होगा। प्रोहिबिट का उल्टा। सर प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। आउटलॉ का मतलब गैर कानूनी। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, प्रोहिबिट मतलब रोकना या मना करना, जिसका उल्टा क्या हो सकता है, एलॉ। एलॉ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अनुमति मिल जाना, परमिशंस मिल जाना। ये देखो भाई सवाल नंबर 15, माय नीज ड्रॉप डैश बॉटल ऑन दी ग्राउंड। अब यहां पे जैसा कि मैं ऑप्शंस देख पा रहा हूं, कुछ आपके केस दे रखे हैं। ये देखिए हिज कहां यूज होता है, ही का ये हो गया सब्जेक्ट फॉर्म, और दूसरे तरफ मैंने लिख दिया पॉजेसिव केस। तो यहां देखते हैं ये सी का पॉजेसिव केस है, ये आपका इट का पॉजेसिव केस है। ये तो गलत दे रखा है, इट का पॉजेसिव केस ये होता भी नहीं है। ये देखो देड़ का पॉजेसिव दे होता है। तो आप मुझे बताइए नीस किसे कहते हैं, तो नीस का मतलब हो गया ब्रदर्स डाउटर। ब्रदर्स डाउटर को यहां क्या कहा गया है, नीस, यानी ब्रदर्स डाउटर है। तो ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे, सी के सेंस में कहेंगे, और सी के सेंस में आप इसे मानेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो केस बनेगा क्या होगा, हर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है सवाल, माय नीस ड्रॉप हर बॉटल ऑन ग्राउंड, यानी मेरी जो ब्रदर्स डाउटर है उसने क्या किया, बॉटल को ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो नीश यहां फीमेल का सेंस है, जिसे आप सी मानेंगे, और सी का यहां पे जो अपना का सेंस होगा वो क्या होगा, हर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 16, डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार। अब इस सवाल में देखो क्या होगा आंसर, सवाल समझते हैं भाई। क्या आपके पिताजी के पास जो है वो एक अच्छी कार है, ये सेंस है, या मिला है, गॉट का मतलब यहां मिलने का सेंस है। तो यहां देख लेते हैं सवाल में, तो यहां पे देखिए हैव और हैज, यहां पोजीशंस का सेंस है, ठीक है। तो एम तो आएगा नहीं, एम योर फादर कुछ नहीं होता है, वेयर योर फादर भी नहीं होगा, चूंकि फादर यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, हैज योर फादर गॉट ए कार। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। अगला सवाल आओ,
चूज द ऑड वन, ऑड वन आउट, ऑड का मतलब जो अलग है, जो सबसे अलग है उसे एक को क्या कीजिए, आउट कीजिए, बाहर कीजिए। ब्लाइंड, डीफ, डम, देखिए ब्लाइंड अंधा, डीफ बहरा, डम गूंगा, लेकिन इडियट का मतलब क्या होता है, मूर्ख, मूर्ख होता है। तो ये सबसे अलग है। बाकी सब जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ब्लाइंड, डीफ, डम, ये सब कह सकते हैं फिजिकली सेंस की बात कर रहा है कि भाई कोई आंखों से अंधा है, कोई कानों से क्या है, डीफ है, बहरा है, और कोई जुबान से गूंगा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके शारीरिक स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, दोष है कि भाई वो अंधा है, कोई गूंगा है, कोई व्यक्ति मान लो बहरा है। बट मूर्ख का सेंस यहाँ बहुत अलग ले रहा है, इसलिए जो सबसे अलग ऑप्शन है वो आपको हटाना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 18, व्हेन समथिंग इज हिलारियस इट इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जब कुछ हिलारियस हो, देखिए हिलारियस, हिलारियस का मतलब क्या होता है, तो हिलारियस का मतलब होता है, कह सकते हैं फनी। हिलारियस का मतलब क्या होता है, फनी, यानी जब कुछ मजेदार हो, तो मजेदार को यहां पर क्या कहा जा सकता है, फनी कहा जाता है। तो हिलारियस इट इज डैश, मतलब जब कुछ हिलारियस हो तो इट इज डैश, तो यह कैसा होगा, फनी होगा। ये हिलारियस का मीनिंग बताना है था आपको, तो फनी होगा ना। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप। आओ भाई, सवाल नंबर 19 पढ़िए। सवाल नंबर 19 बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल, आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। अब यहां पे देखिए आर्टिकल का सवाल है, ये ए एंड द नो आर्टिकल। आप मुझे बताइए ये रुपीस की बात कर रहा है कि नहीं, करेंसी की बात कर रहा है। अब क्या करेंसी में या नंबर्स के पहले ए लगाएंगे क्या? यदि आप ए और एन देते तो हिंदी क्या होता है, एक। तो आई कांट लिव ऑन, मैं नहीं रह सकता हूं एक $500 पर मंथ में, ए मंथ का मतलब पर मंथ में, तो भाई एक $500 का क्या सेंस है यहाँ, ये दोनों कैंसिल कीजिए ऑप्शन। द $500, क्या करेंसी से पहले मैंने द कभी कुछ बताया ऐसा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, क्योंकि करेंसी के पहले यहाँ पे जो 500 है नंबर्स, उससे पहले कभी भी हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। आप लैंग्वेज से भी देख सकते थे, ए एन दा रखकर, यदि ए एन रखते तो एक आता है, तो इससे भी आपका जो ऑप्शन था वो गलत आ रहा था, हिंदी भी गलत आ रहा था। तो आप इसका राइट आंसर जो होगा नो आर्टिकल। चलो भाई, ये सवाल देखो, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। यदि आप इस सवाल को करना चाहते हैं तो इस सवाल को करने से पहले आप इसके लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज क्या कह रहा है। हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, चूज द करेक्ट मीनिंग, सही अर्थ चुनना है। जो अंडरलाइन वर्ड है, देखिए इसमें अंडरलाइन वर्ड नहीं किया गया, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं भाई। इसमें अंडरलाइन क्या होना चाहिए था, इसमें अंडरलाइन होना चाहिए था मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, ये क्या होना चाहिए था, इसमें अंडरलाइन होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होता है, मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, यानी उसे एक दिन क्या करना होगा, धूल चाटना पड़ेगा। इसका मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, गेट ह्यूमिलिएटेड, यानी उसे क्या होना होगा, शर्मिंदा होना होगा, अपमान होना होगा। तो ह्यूमिलिएटेड का मतलब क्या होता है, अपमानित होना। तो राइट आंसर क्या होगा, गेट ह्यूमिलिएटेड। सर ये ए क्यों नहीं होगा, बी और सी? तो देखिए फॉल डाउन का मतलब होता है किसी चीज का नीचे गिरना, पतन हो जाना, ये सेंस है। तो पतन होने का कोई सेंस नहीं है, गिर जाने का कोई सेंस। गेट किल्ड, मारा जाना। टू बी बरीड, मतलब बरीड का मतलब होता है जमीन के अंदर गाड़ दिया जाना, तो ये भी सेंस नहीं होगा। गेट ह्यूमिलिएटेड होगा, मतलब मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, ये इसका क्या होगा, आंसर टी होगा। तो ये आप हिंदी कीजिए सवाल को और इससे आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, ए रेमेडी फॉर, एक रेमेडी, एक उपाय फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों के लिए एक दवा। भाई सभी रोगों के लिए एक दवा को क्या कहेंगे,
पेनासिया, और पेनासिया का शुद्ध हिंदी क्या होता है? रामबाण दवा। रामबाण यानी सभी रोगों के लिए एक उपाय क्या कहलाएगा? रामबाण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेनासिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। सवाल नंबर 22, वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। ठीक है, आप ये जैसा कि देख पा रहे हैं ये मॉडल वर्ब का सवाल है, लैंग्वेज से कर सकते हैं। तो हमें फॉरगेट मतलब भूलना, हमें अवश्य भूल जाना चाहिए, ये गलत है। वी हैव टू नॉट, अब वी हैव टू नॉट क्या होता है? डायरेक्ट हैव नॉट होता, डायरेक्ट हैव के बाद नॉट आना चाहिए था। वी हैज, अब वी के साथ हैज लगता ही नहीं है, वी के साथ तो हैव लगना था, तो यहाँ हैव था लेकिन यहाँ टू दे दिया, इसलिए इनकरेक्ट हो। वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, मतलब फ्रीजर से चिकन निकालना हमें नहीं भूलना चाहिए। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझते कि सवाल का क्या कॉन्सेप्ट्स कह रहा है, उसके हिसाब से आप इसको टेक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 23, ये देखो भाई, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। जैसा कि मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन हैं आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करना है, और बेहद आसान सवाल है ये। देखिए यहां पे आपको भरना क्या है, तो आप कहेंगे यहां पे हमें वर्ब भरना, क्योंकि वर्ब ही ऑप्शन में, तो वर्ब भरना। तो देखिए स्ट्रक्चर्स क्या कहता है, यहां पे आपका हु है, WH वर्ड, और हु से पहले मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे दोज लिखा हुआ है, तो दोज यहाँ आपका किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। चलो, और उसके बाद मान लीजिए यहाँ डैश है, फिर कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, सेंटेंस में वर्ब 5 है, इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब तो साफ है, क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में है, तो पास्ट वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। ऑप्शन सी को इनकरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ब 2 है, पास्ट टेंस, ये नहीं होगा, क्योंकि वर्ब 2 का ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि सवाल तो दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हो सकता है क्या? आइए चेक करें। देखिए दो, जिसमें यदि आप सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो आप वर्ब रख रहे हैं वो हु के अकॉर्डिंग रख रहे हैं या दोज के अकॉर्डिंग? तो यहाँ जो आप वर्ब लिखेंगे, यहाँ वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? दोज के अकॉर्डिंग। तो दोज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन सा है? ये सिंगुलर वर्ब है, वर्ब 5 ये गया। हैज भी सिंगुलर वर्ब है, ये ऑप्शंस भी कैंसिल हो गया। यस, दिस इज वर्ब 1 एंड दिस इज प्लूरल वर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने इजीली कॉन्सेप्ट से इस सवाल को किए सॉल्व। इसमें एक्चुअल में आपको सब्जेक्ट ढूंढना था, और सब्जेक्ट क्या है आपका? दोज। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 24, इन माई बेडरूम देयर इज, ये देखिए इज है शॉर्ट में, ए बेड एंड एंड नहीं है, डैश ए वार्डरोब। अब यहां देखिए सवाल, मेरे बेडरूम में एक बेड है, डैश ए वार्डरोब, एक वार्डरोब भी है। मेरे बेडरूम में एक बेड है बट एक वार्डरोब है, ये गया, इसलिए एक वार्डरोब है, ये भी गया। और एक वार्डरोब है और एक वार्डरोब भी है। आपको ये दोनों ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सर ऑल्सो भी ठीक लग रहा है, एंड भी ठीक लग रहा है, कि मेरे बेडरूम में एक बेड है और एक वार्डरोब है, ये भी ठीक है कि भाई और का सेंस ले रहा है। मेरे बेडरूम में एक बेड है, एक वार्डरोब भी है, सर भी ठीक लग रहा। तो आपको मैं बता दूं ऑल्सो कहां लगता, तो ऑल्सो लगता है जब 2-3 वस्तु से ज्यादा बात कर रहा हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके घर में एक टेबल भी है, एक चेयर भी है, ठीक है, एक टेबल है, एक चेयर है, और मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया ए वार्डरोब, ये भी लिख दिया। तो यहां पे कितनी वस्तु हो गई? 1 2 3। अब 2-3 से ज्यादा वस्तु की बात करेगा तब हम लोग क्या लगाते हैं? ऑल्सो।
लेकिन यहाँ देखिए कितने वस्तु की बात कर रहा है, एक बेड और एक वार्डरोब की बात कर रहा है, दो ही वस्तु है। जब दो वस्तु है तो क्या लगाएंगे, एंड। दो से अधिक वस्तु रहता तब हम लोग क्या लगाते, ऑल्सो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। ए टेबल, चेयर, ए वार्डरोब, ऑल्सो के बाद भी आप कोई नाउन है तो उसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 25। आई वंडर्ड, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल देखिए, आई वंडर्ड इफ दे विल चेंज डैश द प्लान। तो यहां देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, यहां देखिए दे का अपना का क्या होगा, तो दे का अपना का क्या होगा, देयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 26। चूज द करेक्ट साइनोनिज्म, साइनोनिज्म बताना है, समान अर्थ। हर्डल, हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा, बाधा। तो बाधा के लिए कौन सा वर्ड है, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा। थ्रो मतलब फेंकना, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष या विरोधी, सस्पिशन का मतलब संदेह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हर्डल मतलब बाधा और ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा। नेक्स्ट सवाल आओ, चूज द एंटो, एंटो बताना उल्टा, इंटर का उल्टा। भाई ये सवाल तो उतना ही आसान है, ये सवाल उतना ही आसान है जितना कि एक छोटा बालक केक काटता है। बताओ इंटर का मतलब किसे नहीं पता है, प्रवेश करना। तो ये सवाल केक लेवल का है या नहीं है, ये केक लेवल का ही सवाल है। केक जितना ज्यादा आसानी से आप काट पाते हैं उसी तरह से आप इंटर जो दिया हुआ है सवाल उसका एंटो बता पाएंगे। इंटर का एंटो क्या होता है, एग्जिट। इंटर प्रवेश करना, एग्जिट मतलब निकासी या बाहर निकलना, ठीक है। लीजिए इस सवाल को देखिए, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। तो लास्ट किसको बताता है, पास्ट टेंस को। और पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विजिटेड, वर्ब टू। लास्ट का मतलब पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब टू। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट नाइट, यहां ताजमहल में टी कैपिटल होगा, ठीक है। तो मैंने ताजमहल पिछले मंथ क्या किया था, विजिटेड किया था, घूमा था। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, द काउंसिल्स डैश मेड इट्स डिसीजन। देखिए बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जैसे काउंसिल, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, ये सिंगुलर के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ इट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब काउंसिल जो यहाँ पर नाउन है वो कैसा नाउन है, तो काउंसिल्स यहाँ पर कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहता, सपोज मान लीजिए गवर्नमेंट लिखा होता, गवर्नमेंट, और यहाँ पे आगे लिखा रहता इट्स की जगह देयर, तो गवर्नमेंट यहाँ पर कैसा नाउन कंसिडर करते आप, तो गवर्नमेंट यहाँ कैसा नाउन हो जाता आपका, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन होता। तो आप मुझे बताइए, काउंसिल्स इट्स है यानी काउंसिल सिंगुलर है, तो केस भी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कौन है, इसमें ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल है, हैविंग का कोई सेंस ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ब 3 है और वर्ब 3 अपने से पहले हैज हैव हैड लेता। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंगुलर है इसलिए केस भी सिंगुलर है और केस सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। द काउंसिल्स हैज मेड इट डिसीजंस, यानी काउंसिल ने अपना डिसीजंस लिया है, ये सेंस है। तो इसमें मैंने आपको गवर्नमेंट्स का भी रूल बताया, गवर्नमेंट, कमिटी, पब्लिक, ऐसे वर्ड्स भी आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 30। दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट, यानी यह साइड जो है उस साइड से क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर 2 होगा। ये काफी आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल आओ, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्दों को चुनिए। बताइए इसमें से सही शब्द कौन है, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर सही शब्द है जिसका मतलब वेद होता है, इसका मतलब क्या होता है, वेद। तो करेक्ट स्पेलिंग चुनना था। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, सवाल नंबर 32। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, जी बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी। जॉन क्या करता है, कभी कभी इंग्लिश पढ़ता है। अप एंडेड वर्ब का कोई सेंस ही नहीं होगा, ऊपर का सेंस है। गिव एंड टेक, आदान प्रदान, भाई जॉन इंग्लिश पढ़ता है, आदान प्रदान का सेंस नहीं है। नियर एंड नियर, नजदीक का सेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 33, ये देखो क्या कह रहा, ए एंड द आर्टिकल का सवाल है। आप इस सवाल में देखिए बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट एक सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेता है, द।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यानी यह हमारे शोरूम का सबसे अच्छा कार है। ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, वी वॉन्ट बी लेट डैश, ये क्वेश्चन टैग है, दिस इज क्यूटी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बड़ा आसान होता है, जब आपका इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहां देखिए पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल, और उसके साथ सब्जेक्ट भी आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है सवाल का, बी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द वुमन इज स्टैंडिंग दैश द डोर, यानी कोई वुमन है वो स्टैंडिंग है, खड़ी है डोर पर, यानी दरवाजे पर, तो एट होगा, क्योंकि एट का यूज कहां करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा, इसलिए क्या लगेगा एट द। चलो भाई, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, इवन नाउ मतलब अभी भी होता है, तो देखिए ये सवाल भी आसान है भाई, ये सवाल नहीं कर पाए तो किस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। चेक का स्पेलिंग पूछ रहा है, चेक कि आप उसे चेक करें, भाई ये चेक तो बैंक वाला चेक है, ये नहीं होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं इवन नाउ अभी भी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, तो राइट स्पेलिंग क्या होगा चेक का, CHECK। ये सवाल देखो, लो भाई, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, सवाल क्या कह रहा है ये समझते हैं सवाल। चूज द एडजेक्टिव, यानी इस पूरे सवाल में एडजेक्टिव ढूंढना है, विशेषण शब्द कौन सा है, तो आप मुझे बताइए, चॉकलेट तो नाउन है, चॉकलेट इज नाउन, ये किसी वस्तु का नाम है, बेबी भी क्या हो जाएगा नाउन, क्राइंग, गिव मतलब क्या होता है देना, ये वर्ब है, यहाँ पे एक्शंस का सेंस हो रहा है, क्राइंग हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्योंकि क्राइंग का मतलब क्या होता है चिल्लाता हुआ, तो यहाँ पे दिया गया है चॉकलेट चिल्लाते हुए बेबी को, तो यहाँ विशेषता क्या है कि बेबी क्या हो रहा है क्राइंग कर रहा है, और क्राइंग क्या है यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड है। ये सवाल भी आसान है, हाउ कैन ही चीट हिम, सवाल को करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो आप मुझे बताइए सेंटेंस किससे शुरू होगा, ही से शुरू होगा, सब्जेक्ट से, ही कैन नॉट चीट मी, सब कुछ ठीक है, तो इसे अफर्मेटिव में बदलना था, सवाल WH में था और इसे अफर्मेटिव में बदलना था, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। नेक्स्ट सवाल आओ, इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे, अब देखिए इशिता जो है अपने नए ड्रेस को आज, तो अपने नए ड्रेस को आज क्या करेगी, पुट ऑन करेगी, पुट ऑन का मतलब क्या होता है पहनना, पुट आउट का मतलब क्या होता है बाहर रखना, पुट अप का मतलब क्या होता है, और पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है किसी लाइट्स को पुट ऑफ कर दिया गया, या कैंडल को पुट ऑफ कर दिया यानी बुझा देना, तो राइट आंसर क्या होगा, ड्रेस दे रखा था, इसका मतलब पुट ऑन होगा कि इशिता जो है वो नए ड्रेस को क्या करेगी आज पहनेगी। दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे किंगडम लिखा हुआ है, एम मिसिंग है, किंगडम है, मैं बढ़िया से लिख देता हूं किंगडम, ये देखिए यूनाइटेड, देखिए 4-5 ऐसे देश के नाम हैं जिनके पहले हमेशा दा लगता है, USA, द यूनाइटेड किंगडम, द USSR, ठीक है, द नीदरलैंड एंड द सूडान, ये 5 ऐसे देश के नाम हैं जिनके पहले हमेशा क्या लगता है आर्टिकल द, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम में भी क्या लगेगा द। सी स्माइल्ड, देखिए स्माइल्ड जब भी हंसने से रिलेटेड कोई भी आपका वर्ब दे रखा उसके साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन लगाइए एट, जैसे स्माइल एट, चकल एट, ठीक है, लाफ एट, है ना, हंसने का कहीं भी सेंस दे रखा हो वर्ड मीनिंग में तो वहां आप क्या लगाइए एट प्रेपोजिशन, सी स्माइल एट माई मिस्टेक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लैंग्वेज से भी कर सकते हैं वह मेरे मिस्टेक पर हंसी, ये सेंस है। अब आ जाओ अगला सवाल क्या है भाई, मिलिए अगले सवाल से, सवाल नंबर 42, द वाइन डैश हेवली यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कौन सा वर्ब लेता है ब्लो का वर्ब टू, या यहां देखिए वॉज ब्लोइंग होगा, यानी द वाइंड वाज ब्लोइंग हेवली यस्टरडे, यानी सवाल पास्ट टेंस में है, यस्टरडे से पता चल रहा है, ये वर्ब 1 है, ये भी नहीं होगा, हैड के बाद आना चाहिए था वर्ब 3 और ये दे रखा है वर्ब 1, ये भी गलत होगा, ब्लोन डायरेक्ट वर्ब 3 नहीं आता है, उससे पहले क्या आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, द वाइंड वाज ब्लोइंग हेवली यस्टरडे, यानी जो हवा है वो बहुत ही तेजी से बह रहा था, है ना, यस्टरडे मतलब कल। A person who has characteristics like a woman is called dash, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो उसके गुण हैं वो वुमेन से मिलते हो क्या कहलाता है,
उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनक कहते हैं कि इफेमिनेट कहते हैं। देखिए इफेमिनेट होगा यानी स्त्री जैसा गुण होना, इफेमिनेट। इनक का मतलब होता है नाइदर मेल नाइदर फीमेल, और फेमिनिस्ट की हिंदी होती है नारीवादी, ठीक है। और फ्रेल का मतलब कमजोर, फ्रेल का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो राइट आंसर क्या होगा, इफेमिनेट, है ना, इफेमिनेट होगा यानी ए वुमन लाइक। भाई वुड यू डैश माई डॉग फॉर बी दिस वीकेंड, ठीक है, कह रहा है कि क्या आप मेरे डॉग को लुक आफ्टर करेंगे। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, क्या आप मेरे डॉग का देखभाल करेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है ना ये। लुक मतलब देखने की बात नहीं हो रही, लुकअप मतलब ऊपर देखना, और लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। तो क्या आप मेरे डॉग को क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। सवाल नंबर 45, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, यानी ये सवाल क्या है जान लीजिए। ये एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है, इडियम्स का सवाल है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो आप मुझे बताइए, सवाल का मीन्स पूछ रहा है, मीनिंग, यानी इस सवाल का मीनिंग क्या होगा। इस सवाल का मीनिंग होगा प्रिसाइज, एक्यूरेटली, है ना, सही के सेंस में होगा। तो सही के सेंस में कौन सा आंसर है, टू डू द राइट थिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मीनिंग आपको बताना था। अगला सवाल देखो, चूज द, ये देखिए भाई नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 46, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इन चारों में करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा भाई, टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, थकाने वाला, टीडियस मतलब थकाने वाला। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आओ, रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। देखिए ये सवाल तो बेहद आसान है। रमेश जो है अपने मिडल ऑफ स्पीच में ही क्या हो गया था, तो ब्रोक डाउन हो गया। ब्रोक डाउन का मतलब यहाँ पे कह रहा है बीच में ही रुक गया या उसकी लय टूट गई, ये सेंस है ना। तो ब्रोक डाउन, यहाँ ब्रेक डाउन नहीं दे सकते बिकॉज रमेश जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, और यहाँ पुल्लल वर्ब दे रखा है, दिस इज पुल्लल वर्ब 1, तो ये नहीं होगा। और ब्रोकन वर्ब 3 डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ब्रेकिंग भी वर्ब 4 डायरेक्ट नहीं आता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहता, तब आपका ऑप्शन सी और डी कंसीडर किया जा सकता है। तो डायरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आओ भाई अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 48, ही saw a snake डैश ही अवॉक। अवॉक है अवैक का वर्ब 2, अवैक इज वर्ब 1 जगना, और अवैक का वर्ब 2 क्या होता है, अवॉक वर्ब 2। सवाल पास्ट टेंस का है। तो उसने एक सांप देखा, वैन होगा ना, यहाँ पे किसका सेंस ले रहा है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। उसने एक सांप देखा जब वो जगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हो जाता है देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। जैसे आप बोलते हैं टॉलर देन, स्मॉलर देन, वहां लगता है। इस देन का मतलब तब होता है, और बट का मतलब तो जानते ही आप क्या होता है, लेकिन। तो राइट आंसर क्या होगा, वैन। वैन इज करेक्ट आंसर। उसने एक सांप देखा जब वह जगा। लैंग्वेज से बना सवाल। ये सवाल देखो, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। मैंने आपको क्या कहा, पेसिव वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे बनाओगे। तो पेसिव वॉइस का जो क्वेश्चन बनता है, पेसिव वॉइस का क्वेश्चन में बस एक बात नोट दिमाग में रखिए, पेसिव वॉइस के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम, क्वेश्चंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ढूंढिए। जैसे ही आपको क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पता चल गया क्या है, उसको चेंज करना जानिए। तो जैसे कि वॉइस में आपको यहां देखिए एक्टिव वॉइस, और एक तरफ मैंने लिखा पेसिव वॉइस। सवाल का हेल्पिंग वर्ब क्या है या वर्ब, वही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब 2 है। तो यहां देखिए वर्ब 2 किसमें चेंज होता है, एक्टिव से पेसिव, वॉज वर्ड। आइए वॉज वर्ड खोजते हैं, और उसके बाद वर्ब 3। तो किस सवाल में वॉज है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, और किसी में नहीं है। इस दोनों को कैंसिल कर दिया। मुझे बताइए सवाल वर्ब से शुरू होता है या सब्जेक्ट से। भाई सवाल जब आपका एफर्मेटिव में है तो आंसर भी एफर्मेटिव में होगा, डायरेक्ट वर्ब 3 से कैसे सवाल शुरू होगा, फिर वापस वाज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द टीचर सेड टू रमेश, आधा सवाल पास्ट टेंस। ये देखिए डू इट एट वंस, ये दूसरा सेंटेंस भी किसमें है, पास्ट टेंस में, आपको चेंज करना है। जब फर्स्ट हाफ पास्ट टेंस है, लेकिन दूसरा भी देखिए आपका प्रेजेंट में, ये ऑर्डर बेस्ड सवाल है। डू इट एट वंस, इसे एक बार में करो।
आइए सवाल देखते हैं। डू इट एट वंस, ये ऑर्डर वाला सवाल है, इंपरेटिव। तो आप मुझे बताइए, शिक्षक ने रमेश से कहा डू इट एट वंस, इसे करो एट वंस। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रहा है, रमेश को ऑर्डर दे रहा। कहाँ पे ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या दिया जाता है, टू। तो देखिए कितना आसान सवाल था। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच को ही देखकर हम लोग क्या देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। यदि यहाँ प्लीज लिखा होता तब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट लिखते। ठीक है, चलिए लो भाई, इस सवाल को ना किया तो क्या किया। ये सवाल आसान है, ये एंटोनिज्म बताना है आपको हॉस्टाइल का। तो हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी, और दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, फ्रेंडली। दुश्मनी का उल्टा क्या होगा, फ्रेंडली। एंटो पूछ रहा था। चलो भाई आ जाओ अगला सवाल, सवाल नंबर 52। वी शैल गेट वेट इफ डैश। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। ये स्ट्रक्चर से भी किया जा सकता है, लैंग्वेज से भी। इफ, और इफ के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आप देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है। इसमें दिया हुआ है आपका 1 2, और भरना कौन सा है, 3। तो कौन कौन सा दे रखा है, आइए चेक कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सेल दिया हुआ है फर्स्ट, यहां देखिए इफ भी दिया हुआ है दूसरा। तो जब फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है तो कौन सा आएगा, कि वर्ब 1 या वर्ब 5। इट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलर वर्ब, वर्ब 5। ये आपका वर्ब 1 प्लूरल है। ठीक है, लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है। ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, तो ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, वह बहुत क्विक है कैलकुलेशंस में, फास्ट है। इस सवाल को देखो, दे डैश रंग बैक येट। आप मुझे बताइए यहाँ रंग कौन सा वर्ब है, जब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है तो रंग यहाँ वर्ब 3 है। वर्ब 3 अपने से पहले क्या लेगा, हैज हैव। तो हैज हैव तो सब में दे रखा है, लेकिन आप इस सवाल को लैंग्वेज से कीजिए। दे हैव रंग बैक, वे लोग जो है, येट का मीनिंग क्या है, अभी भी। तो वे लोग अभी भी वापस कॉल किए हैं, तो वापस कॉल किए हैं। अब देखिए दे अपने साथ हैज नहीं लेगा, दे हैव नॉट, ये भी नहीं होगा, दे अपने साथ हैज नहीं लेगा। तो दे हैव नॉट रंग बैक येट, यानी वे लोग अभी भी वापस कॉल नहीं किए हैं। तो ऐसा बोलना सही है कि वे लोग अभी भी वापस कॉल नहीं किए। बैक का मतलब, रंग बैक का मतलब वापस कॉल करने का सेंस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आओ, सवाल नंबर 55। द माउंटेन पीक वाज डैश अवे दैन शी हैड एक्सपेक्टेड। देखिए अवे के पहले क्या लगा सकते हैं आप, दूर का सेंस है, तो फार अवे फर्दर अवे क्या होता है, दूर होना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 56। हाउ डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। अब यहां कीमत पूछने की बात होती है। आप ही बताइए क्या बोलते हैं, हाउ मच। कीमत पूछने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ मच। हाउ मच, हाउ के साथ क्या लगेगा, मच। हाउ मच कैसे, हाउ मच का मतलब क्या होता है, जैसे हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस बुक, यानी या हाउ मच इज दिस पोटैटो, मतलब यह जो पोटैटो यह कैसे है ना, ये सेंस है। तो आप हाउ मच के साथ हाउ मच का यूज कहाँ करते हैं, कीमत पूछने में। तो ये कीमत पूछ रहा था सवाल में। चलो भाई, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, तो यू यहाँ क्या लेगा, आउट तो है ही नहीं, आउट अपने साथ टू लेता है भाई, यहाँ तो टू है ही नहीं, ये तो गया। यू अपने साथ वेयर लेता है, ठीक है, आप लेटेस्ट बुक पढ़े थे, तो देखिए यू वेयर का सेंस नहीं होता है, वाज वेयर अपने साथ वर्ब 4 लेता है, ये भी गया। यूज्ड अपने साथ टू लेता है, जो कि दिया ही नहीं है। और यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए उसका लेटेस्ट बुक, ये सलाह दे रहा है व्यक्ति। यहां पर व्यक्ति क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। अगला सवाल आओ, सवाल नंबर 58। सम इज वेटिंग, भाई कोई इंतजार कर रहा है, डैश द लाइब्रेरी आउटसाइड द लाइब्रेरी, यानी कोई इंतजार कर रहा है लाइब्रेरी के आउटसाइड, लाइब्रेरी के बाहर। अगला सवाल आओ, सवाल नंबर 59। हेलो नमस्ते, इट डैश नाइस टू मीट यू। आप मुझे बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इट के साथ एम नहीं लगता है, आर भी नहीं लगता है, ये दोनों में देखो। अब नमस्ते बोल रहे हैं आप किसी को एट ए टाइम, नमस्ते, इट इज नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, ये कॉन्सेप्ट है।
तो ये देखिए अगला सवाल आते हैं, ये देखिए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ऑन बिजनेस, शू बिजनेस। यानी इस सवाल में आपको जो ऑप्शंस मैं देख पा रहा हूं, यानी कह रहा है सवाल को कनेक्ट करो, जोड़ो, कंबाइन कीजिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शंस ठीक ठाक लग रहा है। राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, वैन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऑप्शन क्वेश्चंस में वैन का कोई मीनिंग है नहीं। ये देख रहे हैं राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, यानी राज और ऋतिक जो है वो पार्टनर बन गए, इसीलिए दे स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। ये सही है। आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये बोलना लैंग्वेज से परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 60 क्वेश्चन बताया। ये आप ग्रामर के 60 क्वेश्चंस थे जो कि 2023 में पूछे गए थे, और ये काफी आसान थे, बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का सवाल बना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।